स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने का क्या प्रोविज़न है, मतलब बिहार सरकार जो लोन का फैसिलिटी देती है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है एंड क्या सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है। पहले तो ये क्या होता है ये चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है क्या। तो देखो ये होता ये है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बिहार सरकार अपने ऊपर ग्रांटिंग लेके तुमको 4 लाख रुपए तक का देती है। 4 लाख रुपए तक का पैसा, ताकि तुम अपना पढ़ाई पूरा कर सको, यूजी पीजी जो भी तुम्हें अपना करना है डिग्री वो कर सको। और इसके लिए जो मैक्सिमम है वो 4 लाख रुपए है। और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। कितना होता है तो देखो 4% होता है जनरल के लिए, मतलब हर किसी के लिए, ओबीसी मतलब नॉर्मल। लेकिन 1% होता है कि लड़की हो या फिर SC ST हो। मतलब मैंने या फिर कहा है, मतलब कि या तो लड़की हो या फिर SC ST हो। तो इन दोनों के केस में लड़की कोई भी कास्ट की हो चलेगा। तो इन दोनों के केस में 1% ही लगता है। लेकिन यदि लड़का है और कोई भी कास्ट का है सिवाय SC ST को छोड़ के, तो यदि लड़का है और ओबीसी का है और जनरल का है तो उसको 4% देने होंगे। ठीक है, तो ये एक रूल है जिसके तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है। और इसको पेमेंट कैसे करना रहता है, तो मान लो कि यदि तुम्हारा 2 साल का पढ़ाई है तो 2 साल तुमने पढ़ने के बाद क्या हुआ कि तुम्हारा जॉब लग गया, फॉर एग्जांपल कैंपस प्लेसमेंट हो गई और तुम्हारा जॉब लग गया। तो उसके बाद से तुम्हारा लोन अमाउंट चालू होगा और उसको 84 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 84 इंस्टॉलमेंट में तुमको पे करने होते हैं, मतलब 7 साल में। ठीक है, जो कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है। तो ये चीज़ हो गई कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है। अब एलिजिबिलिटी के लिए बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो भी होता है, यहाँ पे एक सेकेंड देखो, इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु, मतलब एक मैं हिंदी में आसान से बता देता हूँ कि मतलब बिहार राज्य, अन्य राज्य एवं केंद्र सरकार के संबंधित ये छोड़ दो, मतलब ये आसान भाषा में समझो कि हायर एजुकेशन के लिए तुमको पैसा मिलता है। और तुम बिहार के निवासी हो और राज्य में स्थित किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 12 मतलब 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो। मतलब तुम बिहार के निवासी होने चाहिए और तुमने 12th किया होगा, 10th और 12th तुमने बिहार से किया होगा। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा एज जो होना चाहिए वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद से मतलब ये जो लोन है वो किन किन कोर्सेज के लिए मिलता है। पहले तो ये चीज़ देख लो, यहाँ FAQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको तुम जाके पढ़ो इसके वेबसाइट पे आने के लिए तुमको करना क्या है, MNSSBY के पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आके तुमको FAQ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे तुम आ जाओगे और यहाँ पे पढ़ लो। यदि कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम इस कॉल पे बात कर सकते हो। वो लोग कॉल उठाते हैं, थोड़ा लेट से उठाते हैं बट उठाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर लो। ये सारी चीज़ें पहले पता कर लो यदि तुम एलिजिबल हो। तो अब आ जाओ इसके नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप होता है कि यहाँ पे आने के बाद तुमको देखना है कि अप्रूव लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस। तो यदि तुम्हारा कॉलेज का लिस्ट में नाम है, ठीक है, लिस्ट कॉलेज यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो कि मेरा कॉलेज उसमें है कि नहीं। स्टेट का नाम डालो, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालो और यहाँ सर्च पे दबाओगे, यहाँ नाम आ जाएगा। यदि वो है तो तुमको लोन मिलेगा, नहीं है तो उस केस में तुमको 2 कंडीशंस होते हैं। ठीक है, वो 2 कंडीशंस क्या है, यदि तुम्हारा कॉलेज, ठीक है, वो 2 कंडीशंस के अंतर्गत एक आता है, पहला है कि यदि तुम्हारा कॉलेज यदि NAC A ग्रेड से एफिलेटेड है, मतलब NAC A ग्रेड का रैंकिंग में है वो, या फिर NIRF रैंकिंग उसको मिला हुआ है, तो तुमको लोन तुम्हारा वो कॉलेज ऐड हो सकता है। तुम अपने DRCC जाके बात करोगे तो ऐड हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन यदि फुलफिल करता है तुम्हारा कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो आराम से तुमको उसके लिए लोन अप्रूवल मिल जाएंगी, वो चीज़ें तुम्हारी ऐड हो जाएंगी कॉलेज लिस्ट में। इसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तुम DRCC जाके बोलना पड़ेगा। अब मान लो कि तुम्हारा कॉलेज भी उस लिस्ट में नाम है, तो तुम इस चीज़ के लिए सर्च करो कि तुम जो कोर्स करना चाहते हो वो उसके लिस्ट में है कि नहीं। तो उसको देखने के लिए क्या करना है कि तुमको हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई पे आने के बाद यहाँ कोर्सेज फॉर BSSC इसको डाउनलोड करोगे, एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, उसके अंदर सारी कोर्सेज दी होंगी, तुम देख लेना, मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फिर तुमको ये देखना है कि कैसे कैसे स्टेप आगे बढ़ता है, तो प्रोसेस फ्लो पे देख लेना या फिर मेरी वीडियो के थ्रू आसानी से समझ लो। ये मैं यही चीज़ कवर करने वाला हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं जो तुमको समझ में नहीं आएंगी।
तो इतना सारा चीज़ हो जाने के बाद यदि तुमको लगता है कि तुम एलिजिबल हो, तब आओ यहाँ पे और यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। इसको रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ये सर्वर अभी शायद काम नहीं कर रहा है, मे बी अभी फेल हो जाए, बट यदि इस पर तुम क्लिक करते हो तो बेसिक सा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सब और नाम पता पूछेगा, वो सब डाल दोगे जब तुम, तो एक ओटीपी वगैरह जनरेट होता है मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे, वो भर देना ईमेल आईडी और मोबाइल से लेके। उसके बाद तुमको सारा चीज़ देखो यहाँ पे आ ही गया, तो यहाँ पे सारी चीज़ें ये भर देना। ये बेसिक सा चीज़ है, फर्स्ट स्टेप है, तुम यहाँ से भी कर सकते हो। यदि जिनको नहीं पता है कि ये कैसे होता है, वो डायरेक्ट डीआरसीसी चले जाएं और डीआरसीसी से ये काम करा सकते हैं, वो लोग ये काम कर देता है। तुमको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहाँ पे दे देना, आधार कार्ड और अपना 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना, वो लोग अप्लाई कर देगा। सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ। अब देख लो कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। चलो डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो डॉक्यूमेंट भी देख ले। तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले लेना। रजिस्ट्रेशन का में भी थोड़ा सा कम चांसेस रहता है। 12th का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा। मैंने पीजी के लिए लिया था, इसलिए मैं पीजी की बात कर रहा हूँ। यूजी के लिए भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मुझे देना था, क्योंकि मैं पीजी के लिए ले रहा था, तो पिछला जो भी कोर्स मैंने किया है उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो पीजी के लिए जब मैं लोन लेने गया तो मुझे एडमिशन लेटर देना पड़ा था, जो कि कॉलेज से मिलता है। जब कॉलेज में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो एडमिशन लेटर वो भेजता है। फिर बोनाफाइड देना होता है और फी स्ट्रक्चर देना पड़ता है। ये तीनों देना पड़ेगा और ये तीनों तुम्हारे कॉलेजेस से मिलते हैं, जो कि तुम उनसे कंसल्ट करके तुम ले सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें लेना पड़ता है। अब मान लो कि मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे जब फर्स्ट ईयर का जब मैं पेमेंट किया मैंने अपने कॉलेज में, तब जाके मुझे बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। और जनरली यही होता भी है, वो लोग पहले नहीं देता है कोई भी कॉलेज बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर। तो इसीलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले ईयर का पैसा या पहला सेमेस्टर का पैसा पेड करो। फिर क्या करो, अपने लोन अमाउंट में जाके तुम उनको 4 लाख में वो भी पैसा इंक्लूड कर दो जो तुमने पे कर दिया है, ताकि तुमको वो भी पैसा रिकवर हो जाएगा। तो उसको रिकवर करने के लिए क्या होता है कि तुम्हारा जो भी पैसा होगा वो उनके अकाउंट में जाता है। जो भी एजुकेशन वाला मतलब जो भी कॉलेज का कोर्स फी होगा वो उनके अकाउंट में जाएगा। तो उनसे तुम कॉलेज में बात कर लो, वो लोग पैसा तुमको रिफंड कर देते हैं तुम्हारे अकाउंट में। मतलब तुमने पहले ही पैसा फर्स्ट ईयर का पेड कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और उसके बाद से लोन के थ्रू तुम्हारा पैसा उन्होंने फिर से फर्स्ट ईयर का पेड कर दिया। तो अब क्या होगा इस केस में कि तुम अपने कॉलेज को कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि मेरा पैसा लोन के थ्रू चला गया, आप मैंने जो पहले पैसा दिया था वो रिटर्न कर दीजिए। तो वो लोग विदिन 7 डेज के अंदर रिटर्न कर देता है, यदि तुम्हारा कॉलेज बढ़िया है तो। नहीं बढ़िया है तो तुम फर्स्ट ईयर का पैसा लोन से लो ही मत, नहीं तो 2 बार कॉलेज को पैसा चला जाएगा और कॉलेज पैसा रिफंड ही नहीं करेगा। तो ये काम करने से पहले कॉलेज से पूछ लो कि यदि हम लोन में फर्स्ट ईयर का पैसा आपको पे कर देते हैं तो आप मेरा पैसा वापस कर दीजिएगा कि नहीं। यदि कॉलेज लीगली बोलता है, लीगली इन द सेंस मेल में आपको रिप्लाई करके बोलता है कि हाँ हम वापस कर देंगे, तो आप लोन में फर्स्ट ईयर का उठाओ, नहीं तो आप सेकेंड ईयर का उठाओ और बाकी एक्सपेंसेस उठाओ। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आती हैं वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे। बस इतना ही चीज़ लगता है, ठीक है। इसके बाद तुमको एक और चीज़ का जरूरत पड़ेगा, वो है कि अपने को एप्लीकेंट को लेके जाना पड़ता है। को एप्लीकेंट में तुम्हारे गार्जियन हो गए, मम्मी पापा जो भी हैं वो हो गए, या फिर गार्जियन है कोई घर में, उनको लेके जा सकते हो। उनका आधार कार्ड लगता है, ठीक है। उसके बाद जो एक डॉक्यूमेंट लगता है वो एफिडेविट ये ज़रूरत पड़ता है। ये कब ज़रूरत पड़ता है, मान लो कभी कभी किसी केस में क्या होता है, तुम्हारे पापा का नाम है XYZ प्रसाद, उनके डॉक्यूमेंट में, उनके आधार कार्ड में, लेकिन तुम्हारे डॉक्यूमेंट में है XYZ कुमार फॉर एग्जाम्पल। तो इस केस में तुम कोर्ट से जाके एक एफिडेविट बनवा लो। वहाँ पे तुम्हारे पापा एक एफिडेविट बनवाएंगे अपने नाम से कि हाँ XYZ प्रसाद उर्फ XYZ कुमार दोनों मेरा ही नाम है, और मैं इस बात के लिए मतलब सत्यापित करता हूँ, जो भी होगा मतलब प्रूफ मानता हूँ। ये मैं बात अपने होशो हवास में बोल रहा हूँ, कुछ इसी तरीके का लिखाता है उसमें एफिडेविट पे। होशो हवास नहीं लिखाता है, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। हाँ तो मतलब एफिडेविट बनवा लेना, 200 रुपये के आसपास में खर्चा आता है इसका, 200-250 के करीब में कोर्ट में चले जाना इसके लिए। इसके बाद देखो इतना सारा जानने के बाद अब तुमको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि स्टेप्स क्या क्या होती है। तो स्टूडेंट पोर्टल पे यहाँ पे देखो कि बहुत सारी स्टेप्स को लेकर 28 स्टेप्स जब पूरा होता है तब तुमको लोन मिलता है। तुम घबरा जाओगे कि यार 28 स्टेप्स हमको करने पड़ेंगे, नहीं, ये सारा काम कुछ नहीं करना पड़ता है, सारा इंटरनली होता है। मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। यदि तुम फॉर्म फिलअप खुद से कर सकते हो तो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके तुम खुद से कर दो, नहीं तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में तुम DRCC चले जाओ। उसके बाद अगले दिन बुलाएगा या फिर उसी दिन बुला सकता है तुमको और तुम्हारे गार्जियन को। यदि उस दिन ही लेके गए हो तो वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करो, वो लोग वेरिफिकेशन उसी दिन कर लेगा, नहीं तो अगले दिन करेगा। उसके बाद तुम घर पे बैठोगे तो विदिन 4 से 5 दिन के अंदर में तुम्हारा TPV जो तुम पोर्टल पे जाओगे अपने, रुको मैं बता देता हूँ, यहाँ MNSSBY पे जाओगे, यहाँ पे जाके तुमको लॉगिन करना पड़ता है यहाँ पे,
अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देके जो तुमने बनाया होगा शुरुआत के टाइम में, ठीक है। वहाँ पे जब तुम लॉगिन कर लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आता है ट्रैक एप्लीकेशन। तो तुम उस पर जब ट्रैक करोगे तो तुम देखोगे क्या कि तुम्हारा टीपीवीए अप्रूवल दिखा रहा है, मतलब वेटिंग फॉर टीपीवीए अप्रूवल, कुछ ऐसा ही करके दिखाता है। मेन यही चीज़ है, इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये टीपीवीए अप्रूव करने के लिए लगभग 4 से 5 मंथ ले लेता है। ये टीपीवीए मतलब होता है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी। ये क्या करता है कि डीआरसीसी से ये दोनों स्टेप होने के बाद जब सारा चीज़ ओके हो जाता है तो ये पटना हाई क्वार्टर में चला जाता है, ठीक है। मतलब एकदम पटना में हेड ऑफिस के पास में समझो, तो पटना के हेड ऑफिस में जाता है। वहाँ टीपीवीए के द्वारा कॉलेज में एक मेल जाता है, जिस मेल में ये लिखा रहता है कि हाँ ये स्टूडेंट है, ये क्लेम कर रहा है कि आपके स्कूल में पढ़ता है और ऐसा ऐसा चीज़ है। तो वहाँ से तुम्हारा कॉलेज रिप्लाई करता है कि हाँ वो स्टूडेंट सही में मेरा ही कॉलेज का स्टूडेंट है और वो यहाँ पे पढ़ता है, ठीक है। ये वेरीफाई करके तुम्हारा कॉलेज भेज देता है। 4 से 5 मंथ के अंदर ये मेरा टाइम लगा था, बट बिहार गवर्नमेंट बोलता है कि 45 दिन लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। जनरली केस में लेट ही होता है। मेरे केस में 4 से 5 मंथ लग गया था, किसी किसी के केस में 7 से 8 मंथ लगते हैं, किसी किसी के केस में 45 दिन में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये सारे प्रोसेस करने के बाद तुम निश्चिंत होकर घर पे बैठ जाओ। इसके बाद जो तुम्हारा काम है वो लोन सैंक्शन का होगा। सैंक्शन होगी लोन तुम्हारी, और सैंक्शन होने के बाद तुमको कैसे पता चलेगा, तुम्हारे मेल पे ना तुम्हारे मेल पे एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। वो एक मेल आ जाएगा, मतलब उसमें लिखा होगा कि तुम्हारा लोन सैंक्शन हो गया है। मेल से एक चीज़ और याद है, जिस दिन तुम फॉर्म फिलअप करोगे एक और पीडीएफ तुम्हारे मेल पे आता है। तो तुम उस पीडीएफ को बहुत ही केयरफुली 2 बार 4 बार 10 बार देख लेना कि सारी डिटेल्स सही फिल की गई हैं कि नहीं। ये फॉर्म तुम चाहे ऑनलाइन फिल करो या फिर डीआरसीसी जाके करो, पीडीएफ आता ही है मेल पे। तो उसको तुम क्रॉस चेक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरे एक दोस्त के केस में क्या हुआ था, उसने एमसीए के लिए लिया हुआ था, लेकिन उसका जो फिल कर दिया था उसने, वो एमएससी कर दिया था। लोन अप्रूव होने के बाद कैंसिल हो गया उसका। तो ये चीज़ का खासकर ध्यान रखना। उसके बाद जो तुम्हारा सैंक्शन होने का मेल आता है, उसके विदिन उसमें डेट लिखा रहता है कि आप इस डेट के बाद अपने डीआरसीसी जाके मिलिए। तो डीआरसीसी जाओगे तो अपने को एप्लीकेंट को साथ में लेके जाना, विथ 100 रुपये का एक स्टाम्प पेपर लगता है, ठीक है। ये कहाँ से तुमको मिलेगा, ये तुम अपने नियरेस्ट जब तुम जाओगे अपने कोर्ट में, वहाँ से तुमको 100 रुपये का एक स्टाम्प पेपर मिलेगा, वहीं लेके तुमको खरीद के जाना होगा। वो लोन एग्रीमेंट उसी पे बनता है, ठीक है। तो लोन एग्रीमेंट बनेगा, वहाँ पे सबको साइन करना पड़ता है, तुमको साइन करना होगा, को एप्लीकेंट को साइन करना पड़ेगा। तुम्हारा प्रोसेस डन। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर में पैसा आ जाता है तुम्हारे अकाउंट में भी और कॉलेज के अकाउंट में भी, या फिर मेरे केस में 8 दिन में आ गया था, ठीक है। अब जो पैसा मिलता है वो किस किस चीज़ के लिए मिलता है, मतलब जो पैसा देता है गवर्नमेंट वो किस किस चीज़ के लिए देता है। तो पहला तो तुम्हारा ट्यूशन फ़ी के लिए देता है। तो ट्यूशन फ़ी जो तुम वहाँ पे भरोगे, वहाँ पे दोनों साल का एक साथ भरो, ठीक है। उसके बाद जो तुमको देता है वो बुक्स वगैरह खरीदने के लिए देता है। तो बुक्स खरीदने के लिए कितना देता है, तो वो मैक्सिमम जो बुक्स खरीदने के लिए पैसा देता है वो 10,000 पर ईयर देता है। तो मेरा 2 साल का सब्जेक्ट है, तो मुझे मतलब 2 साल का कोर्स है, तो मुझे वो 20,000 रुपये देगा टोटल। उसके बाद जो तुम्हें देता है वो पैसा, वो देता है लैपटॉप खरीदने के लिए। लेकिन लैपटॉप सबको नहीं देता है, ठीक है। लैपटॉप उसी को इशू होता है जिसका प्रोफेशनल कोर्स हो या कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स हो, जैसे बीसीए, एमसीए, बीटेक, सीएससी, इस टाइप का कोर्स है तो लैपटॉप देता है। तो लैपटॉप के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 35,000 रुपये है, ठीक है। और उसके बाद देता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो हैं वो तुम्हारे डिपेंड करते हैं कि तुम कहाँ पे रहते हो। कहीं कहीं पे 2,000 रुपये भी मिलता है रहने का, ठीक है। कहीं कहीं पे 3,000 भी मिलता है। मेरा वेल्लोर कैंपस है तो वहाँ पे 3,000 रुपये दे रहा था रहने के लिए, ठीक। तो और उसके बाद कहीं चेन्नई का देखोगे तो वहाँ पे 5,000 रुपये तक के लिए देता है एक्सपेंसेस रहने के लिए पर मंथ। ये पर मंथ मैं बता रहा हूँ, पर ईयर मत समझ लेना। अब देखो इन सब को मिला के तुम अपना एस्टिमेट कर लो तुमको कैसे लेना है, ताकि तुम्हारा 4 लाख के अंदर में ही सब कुछ हो, ठीक है। एक और बात सही है, तुम देखोगे कि 4 लाख का तुमने पूरा भर तो दिया है, 3,99,000, 3,98,000, लेकिन जब लोन सैंक्शन होता है ना तो इससे थोड़ा सा कम कर देता है वो लोग। अब पता नहीं क्यों, ये क्या रीज़न है, बट 4 लाख तुमको नहीं मिल पाता है, ठीक है। टोटल 4 लाख नहीं मिलेंगे, मतलब 3,80,000, 3,90,000 इस तरीके से मिलेंगे। थोड़ा सा कम वो लोग कर देता है, किसी किसी के केस में पूरा भी मिल जाता है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लो। अब मान लो कि ट्यूशन फी और बुक्स और लैपटॉप्स और एक्सपेंसेस ये सब तुमको मैंडेटरी नहीं है। तुम देख लो अपना क्या क्या जरूरत है, जो तुम लेना चाहते हो उसके लिए हिसाब से फिल कर दो। तुम चाहो तो 1 लाख रुपए ले सकते हो, तुम चाहो तो 50,000 ले सकते हो, ये डिपेंड करता है। एक चीज़ और जो कि एलिजिबिलिटी में मैं बता रहा था कि इसके लिए डिपेंड नहीं करता कि तुम कौन से कास्ट हो, ठीक है। ये लोन लेने के लिए डिपेंड नहीं करते तुम कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, क्या हो क्या नहीं, मतलब SC ST का छोड़ दे तो
इसके लिए सिर्फ और ये भी मैटर नहीं करता है कि तुम्हारे पापा का अर्निंग क्या है। मतलब यदि तुम सोच रहे हो यार पापा का ट्रांजैक्शन करोड़ों में होता है, लाखों में होता है, मुझे लोन नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि ये भी नहीं फर्क पड़ता है कि यदि तुमने कहीं और से लोन ले रखी है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, तुम आराम से लोन ले सकते हो दूसरी बार भी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये लोन एक बार मिलेगा, लेकिन मान लो किसी प्राइवेट बैंक से तुमने लिया है तो तुम इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक प्राइवेट बैंक से हो गया और एक इसके थ्रू हो गया, तो इस तरीके से तुमको मिल जाएगा। आई होप मैंने इसमें सारी चीज़ें तो कवर कर दी हैं, लेकिन आई थिंक कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं हो पाती हैं, अक्सर इंसान भूल जाता है। बट यदि तुम्हें ऐसा लगे तो तुम कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम के ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होगी, वहाँ पे कमेंट कर देना, या वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाओ, और उसमें कोई भी बात हो तो बोल देना, क्योंकि मैं वहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूँ जो भी आने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसके बाद भी इसमें जो चीज़ें होती हैं ये सारी इतने ही चीज़ है, इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओवरऑल मैं तुमको एक डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ समराइज्ड वे में, कि लोन बहुत ही इजी प्रोसेस है, तुमको मिल जाएंगे लोन, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये टीबीबीए वाला खेल थोड़ा चलता है 4-5 मंथ, इसके लिए तुम थोड़ा सा टेंशन मत लेना, ये अप्रूव हो जाएगा, छटपटाना मत, हो जाएगा। किसी को घूस घास मत दे देना, रिश्वत मत दे देना कि भैया मेरे करा दीजिए, क्योंकि ये पावर किसी के हाथ में नहीं रहता है। बहुत ही ऊपर तक का पहुंच होगा तो अलग बात है, लेकिन यदि तुम्हारा छोटा मोटा कोई आ रहा है बोल रहा है कि हम करा देंगे, 10,000 रुपये दे दीजिए, हम आपका 2 महीने में करा देंगे, नहीं होता है। वो लक के ऊपर रहता है। यदि तुम्हारा मान लो गलती से 2 महीना में हो गया तो वो बोलेगा हम ही कराए, ठीक है। तो इसीलिए किसी को भी पैसा मत देना, ये फ्री में होता है, सारी चीज़ें फ्री में होंगी, मेरा खुद हुआ है, तुमको लोन लेने के लिए 1 भी रुपये नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देख लो यहाँ पे ये स्टूडेंट पोर्टल जो मैंने दिखाया था ना, वो यहाँ पे जाने पे मिलेगा। जब यहाँ पे क्लिक हेयर टू गो टू द स्टूडेंट पोर्टल, यहाँ पे जब तुम आओगे तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड जो बोलता है, रजिस्टर करने के लिए नहीं होगा, वो यूज़र नेम और पासवर्ड सेम होता है जो तुमने यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आके तुमको वहीं लॉगिन एंड पासवर्ड डालना है, लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद तुमको क्या करना है कि यहाँ पे जब तुम आओगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, अकाउंट समरी, डिस्बर्समेंट डिटेल, ये सब दिखाई देगा, छोड़ो। लेकिन मेन जो चीज़ है कि ये टीपीबीए अप्रूव होने के बाद ही ये सारी चीज़ें इस पर तुम लॉगिन करने के लिए एबल होते हो, अदरवाइज लिख देगा कि आप इनवैलिड यूज़र हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों का खासकर ध्यान देना। मेरे केस में हुआ था, नहीं हो रहा था लॉगिन, बट हाँ यही शायद प्रोसीजर भी है। तो आई होप मैंने मैक्सिमम चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि लोन कैसे रीपेमेंट भी होता है, ठीक है, कि 2 इयर्स का जैसे कोर्स है उसको कर लेने के बाद 7 साल में पे करना पड़ता है लोन को, ठीक है। ये मत सोचना लोन लेके भाग जाएंगे। हाँ, यदि एक और बात है, यदि तुम लोन चुकाने में असमर्थ हो, लाइक तुमने कोर्स कर लिया लेकिन तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है, तो हर 6 महीने पे तुमको डीआरसीसी को एक मेल करना पड़ता है कि भैया मेरा जॉब नहीं लगा है अभी हम देने में असमर्थ हैं, ठीक है। तो उसके कुछ दिन बाद से आई थिंक कि वो लोन माफ़ हो जाता है यदि तुम्हारा जॉब नहीं लगता है तो। अब तुम सोचोगे कि डीआरसीसी को पता कैसे चलेगा कि हम जॉब कर रहे हैं, तो भाई जो सरकार इतना पैसा बांट रहा है ना, वो बेवकूफ़ नहीं है, पहली बात इतना चीज़ दिमाग में रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और डॉक्यूमेंट्स को लेकर ज़्यादा टेंशन में मत आना कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बहुत ही मिनिमल डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारे पास होते हैं, बस इन सब चीज़ों को छोड़ के और कुछ नहीं लगने वाला। 1-2 पॉइंट यदि मैंने मिस भी किया होगा तो वह कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात जो भी थी मैंने कवर कर दी है। अब तुम सोचोगे कि भैया ने यहाँ पे ये खोल के नहीं दिखाया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो यार मैंने कर चुका है, अब करने के लिए मुझे फिर से एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा, फालतू का मैं क्यों करने जाऊँ। तुम अपने करना, यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आएगा तुम कमेंट करना, मैं बता दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेज दो, मैं बता दूंगा कि क्या दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल के लिए ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दो। और यदि तुमको लगा हो कि वीडियो हेल्पफुल है तो थैंक यू बोल सकते हो, थोड़ा अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं। दैट्स ऑल।